अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। इस वक्त हम सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हैं और नकीबुल्ला कत्ल केस का इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने तफसीली फैसला जारी कर दिया है। वो तमाम वजूहात जो है वो लिखी गई हैं उस फैसले के अंदर, जो अदालत समझती थी कि इन वजूहात की बुनियाद पर राव अनवार और उनके किसी भी एक साथी को सज़ा नहीं हो सकती। तमाम के तमाम उनके जो मुल्ज़मान थे, इस केस में नामज़द किए गए थे और बड़े-बड़े दावे किए गए थे, वो बरी हो जाते हैं। इसमें एक बात मैं ऐड करता चलूँ, गुज़श्ता रोज़ भी मैंने अपने इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे वायरल की थी, जिसमें सलाउद्दीन पंवर जो कि मुद्दई मुकदमा के वकील थे, उनका ये कहना था कि ये जो मुकदमा है, ये ख़ास तौर पर मुकदमा पुलिस वर्सेस पुलिस है। अगर ये मुद्दई वर्सेस पुलिस होता या दीगर इसमें कोई मामलात होते, तो शायद पुलिस भी इस केस में ताउन कर रही होती और दीगर इदारे भी ताउन करते और उसके बाद फिर मुल्ज़मान को यकीनी तौर पर सज़ा भी होती। लेकिन पुलिस वर्सेस पुलिस केस था, उसकी वजह से जो वो ताउन नहीं किया गया, जिसकी वजह से मुमकिना तौर पर जो एक बड़ी वजह बनी है मुल्ज़मान की बरियत की, वो बनी। अमीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने एक बार फिर वक़्त दिया। ये फरमाइएगा कि तहरीरी हुक्मनामा आपने पढ़ा, गुज़श्ता रोज़ हमने जो पब्लिक है वो चीज़ें लोगों के सामने रखी जो कि आम मीडिया रिपोर्ट नहीं कर पा रहा या उसका फ़ोकस ही नहीं होता। तो तहरीरी हुक्मनामे में क्या ऐसी ख़ामियाँ अदालत ने उनकी निशानदेही की है कि जिसकी वजह से मुल्ज़मान बरी हो जाते हैं और पाकिस्तान की तारीख़ का सबसे बड़ा और हाई प्रोफ़ाइल केस जिसमें आर्मी चीफ़ इन्वॉल्व हुए, उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस इन्वॉल्व हुए, यकीन दहानियों के बावजूद मुल्ज़मान बाइज़्ज़त बरी हो जाते हैं। जी देखिए शाहिद साहब, 42 सफ़ात पर मुश्तमिल ये रिटन ऑर्डर जारी किया गया है, जजमेंट जारी किया गया है इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 16 की जानिब से, जिसमें अदालत ने तमाम पॉइंट्स को जो है वो डिस्कस किया है। जब ये मामला शुरू हुआ 2 से 3 जनवरी की तारीख़ है, लेकिन जो ऐनी शाहिदीन थे वो भी एग्जैक्ट डेट जो है वो अदालत को बताने से कासिर रहे। अदालत ने अपने इस जजमेंट में कहा है जो हज़रत अली और कासिम जो नकीबुल्लाह के साथ आगा गुलशेर होटल अबुल हसन अस्फ़ानी रोड सोराब रोड पर मौजूद थे, जब उन्हें वहाँ से पुलिस एहलकार जो है गिरफ़्तार करके ले गए थे। जो प्रोसिक्यूशन का केस था वो भी एग्जैक्ट डेट जो है वो बताने से कासिर रहे थे कि 2 या 3 जनवरी, और इसके बाद 72 घंटे बाद उन दोनों को तो छोड़ दिया गया, लेकिन नकीब को जो है वो नहीं जो है वो रिहा किया गया। उसके बाद 13 और उसके बाद फिर 18 और 23 जनवरी को जो है ये मामला पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ जो बाकायदा तौर पर एक एफ़आईआर दर्ज हुई पुलिस मुकाबले की, जिसमें पहले जो तफ्तीशी अफसर थे एसएसपी आबिद कायम खानी और उसके बाद डॉक्टर रिजवान जो एसएसपी थे उन्हें ये तफ्तीश दे दी गई। लेकिन पुलिस जो है वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपना एक भी एलिगेशन वो अगवा से लेकर फेक इनकाउंटर, उसके अलावा धमाका खेज़ मवाद और 302 कत्ल का जो इल्ज़ाम है वो साबित नहीं कर सकी है। और अदालत ने एक-एक पॉइंट को जो है वो डिस्कस किया है कि किस तरह जो है वो गवाहों के बयानात जो है वो ताख़ीर से लिए गए। किसी का बयान जो है वो 10 दिन की ताख़ीर से लिया गया, किसी पुलिस एहलकार का बयान 1 माह की ताख़ीर से लिया गया। और उसके बाद जो आइडेंटिफ़िकेशन परेड राव अनवार की तो आइडेंटिफ़िकेशन परेड ही नहीं कराई गई, सिर्फ़ उन 6 लोगों की आइडेंटिफ़िकेशन परेड जो है वो कराई गई थी, जो जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने नकीब को और उसके साथ जो उसके 2 दोस्त थे हज़रत अली और कासिम को वहाँ से लेकर गए थे। उस पर भी अदालत ने जो है वो सवालिया निशान उठाए हैं। और इसके अलावा जो अदालत ने कहा है कि ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्रिएट करती है शनाख्त परेड भी। और इसके अलावा जो दीगर अहम पॉइंट्स हैं, जीआईटी की रिपोर्ट है जिसमें ये कहा गया था कि जाली पुलिस मुकाबले में हलाक किया गया। अदालत ने राव अनवार को ज़िम्मेदार भी करार दिया, लेकिन अदालत ने उसे भी जो है वो एडमिसिबल एविडेंस के तौर पर कबूल करने से जो है वो इनकार किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स के मुताबिक जीआईटी की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, अदालत ने ये कहा है। और इसके अच्छा, अलावा जो एक चीज़ थोड़ी-सी यहाँ बताते जाइएगा कि जेआईटीज़ और तहकीकात का हुक्म दिया गया था बड़े पैमाने पर, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक जो है उसकी कानूनी हैसियत नहीं है। लेकिन ये सारी जेआईटीज़ और ये सारी तहकीकात इस तरह तो ये सुप्रीम कोर्ट के ही हुक्म पर हो रही थी। इसकी कहीं निशानदेही की गई है हुक्मनामे में? देखें, इस तरह की तो कोई निशानदही नहीं की गई, ना ही कोई पॉइंटेशन की गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसका नोटिस लिया था। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर जीआईटी ज़रूर बनाई गई थी, लेकिन उस जीआईटी की कानूनी हैसियत क्या है आपने पहले भी देखा होगा, उज़ैर बलोच के केसेस में देखा होगा। जीआईटी कन्फेशनल स्टेटमेंट एतराफ़ी बयानात के बावजूद जो है वो मुल्ज़मान जो है वो बरी हो जाते हैं। तो उसको मैं शामिल नहीं किया जाता बिल्कुल, ट्रायल में। जब इन चीज़ों की कोई हैसियत ही नहीं है कानून की नज़र में, तो फिर ऐसी यूज़फुल एक्सरसाइज़ेज़ कराने की ज़रूरत क्या है?
ये तो फिर सीधी सीधी कैरेक्टर असैसिनेशन हो गई किसी एक बंदे की, कि आप किसी के खिलाफ कोई जेआईटी बना दें। बड़ी बड़ी जेआईटीज आपने भी पढ़ी होगी, हमने भी पढ़ी है, जिसमें डॉक्टर आसिम की जेआईटी आपकी नज़र से गुजरी होगी, उसके अलावा उज़ैर बलोच की जेआईटी वसीम आपके अख्तर, नज़र, आमिर। वसीम अख्तर, आमिर खान, और बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस भी आपने देखे होंगे। सानिया बल्दिया देखा होगा, परवीन रहमान देखा होगा, इसके अलावा और भी बहुत सारे अहम हाई प्रोफाइल केसेस आपने देखे होंगे। तमाम जेआईटी को तो तस्लीम नहीं किया गया। उसके अलावा जो सीडीआर डेटा था उसमें भी काफ़ी कंट्रडिक्शन पाए गए हैं, और राउंड वार की जो लोकेशन थी उसके बारे में ये कहा गया है, जो माना गया है कि, और सीडीआर डेटा जो पेश किया गया है वो कहीं से वेरीफाई नहीं कराया गया। मतलब सीडीआर जारी किसने किया, लोकेशन बताई किसने, बस किस इदारे ने, किस सेलुलर कंपनी ने जारी की थी, उसकी कहीं बिल्कुल, वजाहत नहीं है। बिल्कुल, और कौन बिल्कुल, जारी करने वाला था, उसकी स्टैंप होगी या वो बिल्कुल। उसका बुला के उसका स्टेटमेंट लिया जाता, ये भी नहीं हो सका। इस तरह का कोई काम नहीं किया गया। सीडीआर डेटा किस कंपनी से लिया गया, किस शख्स, किस ऑफिसर से लिया गया, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, इस हवाले से कोई एविडेंस जब अदालत के सामने नहीं होगा तो अदालत उस सीडीआर डेटा को कैसे तस्लीम करेगी। अच्छा, तो फिर कत्ल करने वाला कौन था? अद कत्ल के बारे में अदालत की क्या ऑब्जर्वेशन है? देखिए, अदालत ने ये तो कह दिया कि फेक इनकाउंटर में मारा गया है। ये तस्लीम कर गया ये अदालत। अदालत ने अपने जजमेंट में लिख दिया है। तो फेक काउंटर वाले अदालत करने वाले ने कौन थे? जो एफआईआर नंबर 18 से लेकर 21 दर्ज हुई थी, उन 4 जो मारे गए थे नकीब के साथ, दूसरे साबिर इसाक वगैरह, तो उसको तो बी क्लास कर दिया गया। बी क्लास मतलब कि वो झूठा मुकदमा था जो उनके खिलाफ बनाया गया था, और ये फेक इनकाउंटर जब साबित हो गया, और अदालत ने यह भी लिखा कि मौजूदा मुल्ज़िमान जो राव अनवार समेत 18 मुल्ज़िमान ट्रायल फेस कर रहे हैं, इन्होंने इंसदाद दहशतगर्दी के उस फैसले को चैलेंज भी नहीं किया। हम्म। जब वो एस्टैब्लिश हो गया कि वो एक फेक इनकाउंटर था, और उस जजमेंट को कहीं चैलेंज भी नहीं किया गया, और पुलिस की नकीब समेत जो चारों अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे वो बी क्लास हो गए, हाँ। उसको भी कहीं चैलेंज नहीं किया गया। इन्हीं मुल्ज़मान की तरफ से चैलेंज किया जाना चाहिए था अगर ये मुजरिम नहीं थे तो। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन होती है, और प्रॉपर इसकी, अब आपको पता है कि जैसे-जैसे टाइम गुज़रता जाता है, वैसे-वैसे केस जो है वो ख़राब होता रहता है। हाँ। ये इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के बना एंटी टेररिज्म जब एक्ट आया था, तो इसका मकसद ही यही था कि स्पीडी ट्रायल, बिल्कुल। यानी कि एटीए के तहत ज़्यादा से ज़्यादा आपको 7 दिन में जो है वो केस निपटाना होता है। लेकिन आपको पता है कि 5 साल लग गए इस केस को। जब पुलिस वर्सेस पुलिस हो तो वहाँ सिचुएशन और ही जो है वो मुख्तलिफ हो जाती है, और अदालत ने ये कहा कि प्रोसिक्यूशन के केस में इतने डेंट्स हैं, और जो एविडेंस है उसमें इतनी कंट्रडिक्शन है, गवाहों के बयानात में तज़ाद है। 51 प्रोसिक्यूशन विटनेसेस जो हैं वो एग्जामिन किए गए हैं, और शनाख्त परेड, सेलुलर और सीडीआर डेटा, और इसके अलावा और बहुत सारी खामियां प्रोसिक्यूशन के केस में थी, जिसकी वजह से ये केस जो है वो आगे कम से कम जो जहां से इन्हें अगवा किया गया था नकीब को, वहां के जो होटल के मालिकान थे, वेटर थे, वहां की जिनके सीसीटीवी सामने उठाया फुटेज गया था, ना सीसीटीवी सीसीटीवी फुटेज फुटेज ली गई, मिल ना बयानात सकती लिए गए। थी। इस तरह का कोई एविडेंस जो है वो अदालत के सामने नहीं पेश किया गया। जब अदालत के सामने कोई एविडेंस नहीं होगा तो अदालत किस बुनियाद पे सजा देगी। अच्छा, एक चीज़ और फरमाइएगा, जैसे आप बता रहे थे कि अदालत ये बात तस्लीम कर रही है कि जाली इनकाउंटर हुआ है, जाली पुलिस मुकाबले में मारा गया है, लेकिन कातिल कौन थे उनकी निशानदेही नहीं हुई, और जो बाकी जो मफरूम मुल्ज़मान है 6-7 शेप शूटर वगैरह वगैरह, उनके बारे में भी अब तक किसी को कुछ नहीं पता कि वो कहाँ हैं और उनकी हैसियत क्या होगी इस केस में। तो ये एक चीज़ बताइएगा कि क्या वो एक घिनौना जुर्म अदालत करार दे रही है अपने हुक्मनामे में कि वाक़ई एक जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, निहत्ते लोगों को नाहक जो है वो कत्ल किया गया है? जी, अदालत ने ये लिखा ज़रूर है कि ये एक ब्रूटैलिटी थी, ये एक बेईमाना कत्ल था, लेकिन जाली इनकाउंटर, और उस जाली इनकाउंटर को जब बी क्लास हुई है वो एफआईआर, तो उसको भी कहीं पर चैलेंज नहीं किया गया। हुँ। तो इस हवाले से काफ़ी जो है कॉन्ट्रडिक्शन पाए जाते हैं। तो अब देखते हैं कि अदालत मज़ीद क्या फ़ैसला करती है। चलें अमीन, आपका बहुत शुक्रिया। देखें, ये बड़ी एक हेलो। खौफनाक सूरत हाल है कि जिस तरह हमने गुज़श्ता रोज़ भी आपके सामने तफ़सीलात रखी कि मामला था अब क्या कुछ और फ़ायदा, सुबह 9 निकला बजे कुछ की और। खबर है यार, 2 रोनवार बजे साहब की, कहते हैं कि खुदा का नाम ले उनका यार। जो उनके ऊपर जो वो भी केस मैंने बनाया गया था शोर-शराबा वो किया था जाली वहाँ था, पे, झूठा था, बेबुनियाद था, और अभी पर वो हो रहा है। चाहते हैं कि उनके जो केस है इसकी वजह से उनका करियर ख़राब हुआ। वो तो शहर के लोगों की खिदमत कर रहे थे और मज़ीद भी वो कहते हैं कि उनके शहरियों की खिदमत करना चाहते हैं। इस फैसले को वकला की जानिब से, जो कि मुद्दई मुकदमा के वकला हैं, उनकी जानिब से चैलेंज करने का फैसला किया गया है कि सिंध हाई कोर्ट में अपील दायर की जाएगी एटीसी के फैसले के खिलाफ, और उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है
उसके बाद जो है अदालत ने ये भी कहा, जो वकील हैं वो ये भी कहते हैं कि इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा, अपील दायर की जाएगी, और चूंकि केस मजबूत है तो इनकी बरियत को बाकायदा तौर पर अदालत के सामने, सिंध हाई कोर्ट के सामने रखा जाएगा। बाकी ज़ाहिर है सिंध हाई कोर्ट भी उन तमाम मेरिट्स को, उन तमाम तफ्तीश के तहकीकात के जो लवाजमात हैं वो लाजमी देखेगी, जायज़ा लेगी, और यकीनी तौर पर ये लंबा तो मामला हो जाएगा, लेकिन जो दावे किए गए थे, जो यकीन दहानियाँ कराई गई थी, उसका जो है वो फ़ायदा नहीं हो सका है। उम्मीद है कि दीगर जो मामलात होंगे इससे जुड़े, और जब अपील आएगी इस केस से जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी, कोशिश करेंगे आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।